स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल मैल, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। भले ही उन्हें संदेह था कि वह स्थान शैतान नगरी का गुप्त अड्डा था, उन्हें अपनी अटकलों का समर्थन करने के लिए कुछ ठोस सबूत की आवश्यकता थी। एक बार जब आदर्श ने मिट्टी निकाली और चुटकी को इसकी जांच करने दी तो उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। क्या आप ठीक है? उसके पीछे से गरिमा की आवाज आई। आदर्श ने कुछ मिट्टी अपनी जेब में डाली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह गरिमा को वापस देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ, भले ही वह डरी हुई थी। लड़की दयालु दिल की प्रतीत होती थी। मैंने क्षेत्र की जांच की है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मिट्टी पहले भी खून से लथपथ नहीं लगती। ओह, मैं एक पुलिस एकेडमी में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा रखे, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में? सचमुच? गरिमा काफी घबराई हुई लग रही थी और चौंक कर पूछ रही थी। बेशक, आपने इसे गलत देखा होगा। सोचो, बहुत अंधेरा था तो शायद घोड़ा घायल हुआ पड़ा था। एक बच्चा खून रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ और चेहरा खून से भर गया था, तो आपने सोचा कि वह घोड़े को खा रहा है। आदर्श ने उसे सांत्वना दी। गरिमा ने घटना को याद किया। आदर्श ने जो कहा वह काफी उचित था। धन्यवाद, थैंक यू, गरिमा ने धीरे से कहा। ठीक है, यह तय हो गया, चलो वापस चलते हैं। आदर्श कुछ कहने ही वाला था कि उसने बगीचे में हलचल सुनी। यह क्या है? गरिमा ने पूछा। कुछ नहीं, क्या तुम खुद वापस जा पाओगी? मैं चारों ओर घूमना चाहता हूँ, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। गरिमा ने इसके बारे में सोचा। अगर वह अपने डर पर काबू पाना चाहती है तो वो उसे खुद ही अपना रास्ता अपनाना होगा। इसके अलावा आदर्श का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह उतनी डरी हुई नहीं थी। जरूर, गरिमा ने दृढ़ विश्वास से सिर हिलाया। गरिमा को दूर भेजने के बाद आदर्श ने अंधेरे में छिपी झाड़ी को देखा। वह देखने ही वाला था कि उसने देखा कि उसका संचार उपकरण एक्टिवेट हो रहा है, जिसका अर्थ है कि उसी उपकरण वाला कोई व्यक्ति पास में है। आदर्श ने जानबूझकर कुछ देर इंतजार किया। कुछ समय बाद नंदिनी पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए बाहर आई। वो चांदी की रोशनी में खिले काले गुलाब की तरह आकर्षक थी। क्या आपको कुछ मिला? नंदिनी ने पूछा। आदर्श काफी देर तक उसकी सेक्सी कॉलेज स्टॉकिंग्स को देखता रहा। काले स्टॉकिंग्स के नीचे उसका गोल निचला भाग और भी आकर्षक लग रहा था, जो लेग फैटिशिज्म को दर्शाता है। मैंने पूछा, क्या कुछ तुम्हें मिला? नंदिनी ने गुस्से से कहा। ओह, गरिमा ने जिस घोड़े को खाने वाली चीज का उल्लेख किया है, मुझे लगता है वो एक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर है। एक बार जब चुटकी मेरे द्वारा एकत्र की गई मिट्टी की जांच करेंगी तो हमें निश्चित रूप से पता चल जाएगा उपवन में कुछ हलचल है। जब आप आए तो मैं देखने ही वाला था, आदर्श ने कहा। चलो साथ चलते हैं। नंदिनी चुपचाप ग्रोव के पास पहुंची। आदर्श काले मौजे के दृश्य का आनंद लेते हुए पीछे पीछे चला। उसे पतले मौजों का आधा फाड़ने और उनके नीचे कोमल सफेद टांगों के सुखद दृश्यों का आनंद लेने की इच्छा हुई। अगर नंदिनी को पता होता कि आदर्श क्या सोच रहा है तो वह तुरंत उस पर बर्फ की जंजीरें फेंक देती। उपवन में असामान्य रूप से अंधेरा था। आसपास बहुत अधिक घास फूस नहीं थी, लेकिन पेड़ आपस में घने थे। प्रकाश के लिए पत्तियों में प्रवेश करना कठिन था। दोनों चुपचाप पंजों के बल चलते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां से हलचल हुई थी। ऐसा लगता है जैसे कोई घायल हो गया है, आवाज सुनकर नंदिनी ने कहा। आदर्श ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा नहीं सोचता। नंदिनी ने आदर्श की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो आगे बढ़ी, पेड़ों की कतार को पार करती हुई एक विशाल स्थान पर पहुंची। उसने स्पष्ट रूप से एक मोटे ट्रंक के नीचे एक दूसरे के ऊपर खड़ी दो आकृतियां देखी। ओह, इसकी शुरुआत एक गुनगुनाहट के रूप में हुई। इससे पहले खुशी से भरी चीख सुनाई दी। औरत की करह शांत रात में आग की तरह थी। इसने नंदिनी के ठंडे चेहरे को तुरंत जला दिया। उसके कान और गर्दन तुरंत लाल हो गए। इस बीच नंदिनी को अपनी गर्दन पर गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। वह संवेदनशील तरीके से तुरंत चकमा देकर अलग हो गई। अरे बकवास,
यहाँ के लोग बहुत कट्टर है। आदर्श ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें अपराध स्थल की ओर उड़ने वाली थी। दरअसल वे आंकड़ों के काफ़ी करीब थे। उन्होंने पहले ही देखा कि एक पैर धीरे धीरे हवा में उठ रहा था और दोनों सिर एक साथ खड़े थे। एक पेड़ के सहारे झुकी हुई घुंघराली आकृति थी, जबकि दूसरी भारी आकृति लगातार आगे की ओर बढ़ रही थी। वे पुरुष का चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन महिला का चेहरा वे आसानी से देख सकते थे। पसीने से लथपथ, शर्माता चेहरा कोई और नहीं बल्कि आकर्षक महिला बटलर कार्ली थी। उसकी आंखों की आकर्षक अभिव्यक्ति दिन के दौरान उसकी पेशेवर विनम्र उपस्थिति के विपरीत थी। आदर्श को अपनी नाक में गर्म जलन महसूस हुई। वह अवचेतन रूप से नंदिनी के करीब आ गया। नंदिनी ने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने गधे आदर्श को उसका फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी। वह प्रतिक्रिया देने ही वाली थी कि उसने कार्ली को बात करते हुए सुना। मैंने सोचा, मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है। आपने गलत सुना होगा। जादूगर होते हुए भी मैंने कुछ नहीं सुना। कैप्टन, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ मामूली समस्या थी, लेकिन हम इसे सुलझा लेंगे। तो क्या आप कल हमारे साथ नरमी बरत सकते हैं? कार्ली ने कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम पर एक उपकार करूंगा, क्योंकि तुम आज रात आने को तैयार हो। जहां तक तुम्हारी बात है। कुछ तीव्र हलचल के बाद दोनों जमीन पर लेट गए। कार्ली अधिक धारा प्रभाव बोलने में सक्षम थी। इस बार तुम्हें यहाँ किसने भेजा? कोई नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। मेरी नज़र आप पर बहुत पहले से ही थी, इसलिए जब मुझे घटना के बारे में पता चला तो मैंने आने का फैसला किया। मुझे आपसे इतने सहयोग की उम्मीद नहीं थी। आपने रात के खाने से पहले भी मुझसे संपर्क किया। वह आदमी जोर से हंसा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी, भले ही वे खुले में थे। तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ अकेले हैं? कोई गंभीर बात तो नहीं है? कार्ली ने एक बार फिर से पुष्टि की। ठीक है, यह पता चला कि तुम्हें कुछ समस्या है। सिटी हंटर्स के कैप्टन के रूप में मुझे अपना काम पूरा करना होगा। ओह ओह, यह राहत की बात है, कार्ली ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह क्या है? क्या आपको कुछ अन्य समस्याएं भी है? यदि आप सप्ताहांत में मेरे साथ पहाड़ पर आएंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। कैप्टन ने हंसते हुए फिर से कहा। कुछ है, लेकिन क्या आप कृपया रिकॉर्ड साफ कर सकते हैं? आप जानते हैं कि हम अमीर लोगों के साथ व्यवसाय कर रहे हैं। यदि वे अफवाहों के बारे में सुनते हैं तो वे आने को तैयार नहीं हैं। पहले भी घटना हुई थी, लेकिन वह केवल किसी को जहर देने की घटना थी। हम पहले ही जहरीली वस्तु से निपट चुके हैं। कार्ली ने धीरे से कहा। कोई गंभीर बात नहीं है, मैं कल रात तुमसे मिलूंगा। कल रात मिलते हैं। मैल, नंदिनी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, वह बेकार है। सिटी हंटर्स के पास उसके जैसा बेवकूफ क्यों होगा? कितना घृणाजनक है। यही कारण है कि प्रवर्तन संघ को सटीक रूप से जानकारी एकत्र करने और उनके संचालन में गड़बड़ी करने में कोई परेशानी हो रही है। आदर्श ने गुस्से में बोला। नंदिनी इतनी गुस्सा थी कि उसे किसी को मारने की इच्छा हुई। वह पलटी और एक एक शब्द बोली। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। नंदिनी ने आदर्श की ओर इशारा करते हुए कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, सपनों को साकार करना। कैप्टन की खेती बहुत कमजोर नहीं थी। नंदिनी चाहती थी कि आदर्श और दूर रहे, लेकिन उसे तुरंत किसी के आने का एहसास हुआ। नंदिनी के पास खुद को छिपाने की कोई क्षमता नहीं थी। सौभाग्य से आदर्श समय पर करीब आ गया और शैडो एलिमेंट के साथ उनकी उपस्थिति मिटाती, अन्यथा सिटी हंटर्स का कैप्टन उनकी उपस्थिति को नोटिस कर सकता है। हालांकि शैडो एलिमेंट के काम करने के लिए दोनों को बहुत करीब रहना पड़ा। आदर्श बेसिक रूप से उसे पीछे से गले लगा रहा था। नंदिनी पहले से ही आंखों में जलन देखकर शर्मा रही थी, लेकिन आदर्श वो गधा बेवकूफ आदमी इधर उधर घूमता रहा। कृपया पागल मत होइए, मेरा यह मतलब नहीं था। ऐसी चीजें हैं जिन्हें पुरुष नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आदर्श ने माफी का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। वो अपने कृत्य से एक सफल चोर जैसा था। नंदिनी ऐसे बेशर्म व्यक्ति के सामने असहाय थी। वह ठंडे चेहरे से बोली, अगली बार नहीं। आदर्श के पास से ठंड का एक झोंका गुजरा और उसने एक छोटी सी शाखा को
बर्फ की छड़ी में जमते हुए देखा। यह देखने के बाद उसे लगा कि शरीर का एक खास हिस्सा ठंडा हो गया है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक तेज हवा चली और शाखा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अचेतन रूप से हाँफने लगा। आइए गंभीर बने। आदर्श को बेहद अजीब लगा। उन्होंने तुरंत स्थिति को ठीक करने की कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले भी कुछ हुआ हो। कार्ली इसे छिपाने के लिए उत्सुक है। मुझे चुटकी से यह पता लगाने के लिए कहना चाहिए कि वह क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। नंदिनी ने सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि कार्ली को संदेह हो रहा था? आदर्श ने कहा। हाँ, नंदिनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। क्यों? आप यह नहीं कह सकते कि वह संदिग्ध है क्योंकि वह जागीर की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खुद का बलिदान दे रही है? आदर्श उलझन में था। क्या तुम्हारा मन उसके नग्न शरीर से भर गया है? नंदिनी ने बेरुखी से कहा। बिल्कुल नहीं। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? जब आप आसपास हो तो अन्य महिलाओं के मेरे दिमाग में प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। आदर्श ने पूरी गंभीरता से कहा। अंतिम भाग को छोड़ दिया जब तक कि वह नग्न ना हो। क्या नंदिनी उसकी बकवास पर विश्वास करेगी? वह कैप्टन नहीं थी जिसने सबसे पहले हम पर ध्यान दिया। यह कार्ली थी। वो एक जादूगर है, अन्यथा यह असंभव है कि उसकी इंद्रियां कैप्टन से अधिक तेज थी। यह बहुत अधिक संभावना है कि आप नहीं बता सकते। नंदिनी ने तुरंत आदर्श के झूठ को खारिज कर दिया। ओ मेरी नंदिनी वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान है, आदर्श ने प्रशंसा करते हुए कहा। नंदिनी का चेहरा क्रोधित हो गया। मुख्य भवन लौटने के बाद आदर्श ने चुटकी को मिट्टी सौंपी। चुटकी जल्द ही अपने कमरे में वापस चली गई और इसकी संरचना का पता लगाने के लिए कुछ बेसिक उपकरणों का उपयोग किया। उन्हें कुछ ही समय में सच्चाई पता चल जाएगी। नंदिनी अपने कमरे में वापस चली गई। उसे बगीचे में यौन संबंध बनाते लोगों से टकराने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास अपने पसंदीदा काले मौजों जो उसने हाल ही में खरीदे थे को कूड़ेदान में फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसी विकृत आदमी द्वारा उन्हें रगड़ने के बाद वह अब उन्हें नहीं पहन सकती थी। वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? नंदिनी नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वह व्यक्ति रूहान था। नंदिनी ने पहले ही उस आदमी को देख लिया था जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। आखिर वह देर रात उसके दरवाजे पर दस्तक देने क्या चाहता था? आदर्श द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह बेहद नाराज थी। जब उसने उस मैल को देखा तो किसी भी तरह से उसका मूड अच्छा नहीं था। उसने रूहान को मैल क्यों कहा? बहुत सरल। यह इतना स्पष्ट था कि रूहान अपने द्वारा आयोजित यात्रा के माध्यम से वंशिका नामक लड़की का स्नेह अर्जित करना चाहता था। हालांकि उस लड़के ने उससे संपर्क करने के लिए हर तरह के बहाने खोजने की कोशिश की, यहां तक कि वह उसके दरवाजे पर दस्तक देने भी आया। बदमाश बिल्कुल उस गधे आदर्श की तरह था। आप क्या चाहते हैं? नंदिनी ने अधीरता से पूछा। ओह कुछ नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें तारे देखना अच्छा लगता है? मैंने अभी सबसे ऊंची मंजिल पर एक अवलोकन टावर देखा। नजारा शानदार था, रूहान ने कहा। इसे चूकना अफसोस की बात होगी, लेकिन अकेले इसका आनंद लेना बिल्कुल व्यर्थ है, रूहान ने कहा। नंदिनी ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। वह मुड़ी और खिड़की से बाहर देखने लगी। रूहान ने भी नजर डाली और आकाश में बादलों को देखा। आधा तारा भी दिखाई नहीं दे रहा था। झूठ तुरंत ध्वस्त हो गया। नंदिनी ने सीधे कहा, मैं बिस्तर पर जा रही हूं। उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा लगभग रूहान की नाक पर लगा। उसने कसकर बंद दरवाजे को देखा और उसका गर्वित दिल तुरंत क्रोध से भर गया। वह घूमा और बुरे मूड में बार की ओर चला गया। श्री रूहान, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? लाल बोट टाई वाली एक वेट्रेस ने पूछा। बस मुझे एक गिलास शराब दे। रूहान गुर्राया। कुछ घूंट पीने के बाद रूहान को उबाऊ महसूस हुआ। उन्होंने वेस्ट्रेस से पूछा और कहा, दूसरी मंजिल पर जाओ और वंशिका नामक लड़की से पूछो। उससे कहो कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। ओह यकीनन, वेट्रेस ने कहा। वेट्रेस बस जाने ही वाली थी कि रूहान अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बोला,
इसे भूल जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा, बस जगह तैयार करो और इसे अधिक रोमांटिक बनाओ। कोई समस्या नहीं सर। रूहान दूसरी मंजिल पर गया। उसने खुद को साफ सुथरा रखने में कुछ समय बिताया ताकि दूसरे उसे क्रोधित और नाराज न देखे। जब बहुत जबरदस्ती मुस्कुराया और वंशी का दरवाजा खटखटाने के बाद आगे बढ़ा। दरवाजा खुलते ही उसका हाथ हवा में रुक गया। उसने तुरंत एक आदमी का परिचित चेहरा देखा। रूहान, क्या आप वंशिका की तलाश कर रहे हो? नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उसके कमरे में क्यों हो? क्या उसने तुम्हें अंदर आने दिया? रूहान ने अवाक होकर कहा। रूहान ने तुरंत देखा कि नरेश के कॉलर का बटन खुल गया है। इसके अलावा वह आदमी इस समय वंशिका के कमरे से बाहर आया था। चाहे रूहान कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, उसे यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि कमरे के अंदर क्या हुआ था। रूहान गुस्सा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो व्यवस्था की है वह इस मूर्ख नरेश के पक्ष में होगी, और इस मूर्ख ने अपने पहले लक्ष्य वंशिका पर हाथ डालने की हिम्मत भी की थी। रूहान की राय में नरेश जैसा आदमी केवल गरिमा जैसी लड़कियों को ही उठा सकता था। इस झटके ने रूहान को लगभग पागल कर दिया। उसने नरेश को जोर से दूर धकेल दिया और सीधे बाहर की ओर चला गया। गधे गधे गधे! रूहान अपना दिमाग खो रहा था। वह तेजस्वी नंदिनी पर अपना हाथ नहीं जमा सका और उसने वंशिका जैसी सुंदरी के साथ अपना मौका खो दिया। उन्होंने सभा आयोजित करने के लिए बहुत सारे पैसे और संपर्क खर्च दिए, लेकिन नतीजा इस तरह निकला। रूहान ने तेजी से अपना पेय कम कर दिया। वह बार में अकेला बचा था। कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता था कि वह कितने गुस्से में है। लाल ब्यूटी वाली वेट्रेस ने जब आदमी की प्रतिक्रिया देखी तो उसने एक चालाक मुस्कान बिखेरी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? वेट्रेस ने अपने बाल खोल दिए थे और अपनी बोटाई उतार दी थी। उसके आधे घुंघराले भूरे बाल उसके कंधे पर लटके हुए थे। वह अचानक बहुत सुंदर लगने लगी। इसके अलावा उसकी छाती के टॉप पर 3 बटन खुले हुए थे जो उसके क्लीवेज का संकेत दे रहे थे। वह पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से संरक्षित भी नहीं थी। रूहान को काफी नाराजगी महसूस हुई। वह किसी वेट्रेस के साथ संबंध बनाने के लिए इतना उतावला नहीं था। फिर भी जब उसने उसका परिवर्तन देखा तो वह दंग रह गया। मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। आप यहाँ काफी नियमित हैं। आप बुरे आदमी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको चीजें सही करने में परेशानी हो रही है। हम बातचीत क्यों नहीं करते? शायद मैं आपके सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मुझे लगता है आपने यहाँ कुछ अफवाहें सुनी है अपने सपनों को सच करने के बारे में। वेट्रेस ने एक आकर्षक लेकिन कुछ हद तक दुष्ट मुस्कान पहनी हुई थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।